द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट में स्वागत है छात्रों, और मैं सागर पांडे। आज हम लोग पर्यावरण पर अध्ययन करेंगे और पर्यावरण में टॉपिक हम लोगों को होगा इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में, और जिसे हम इंग्लिश में अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र है क्या? उससे पहले हम चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी क्या है। पारिस्थितिकी, क्योंकि पारिस्थितिकी अगर हम लोग बच्चों समझ लेंगे तो तंत्र भी इसी के माध्यम से समझ में आ जाएगा कि इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। पारिस्थितिकी क्या है? पृथ्वी पर सभी जीव, पृथ्वी पर बच्चों क्या? सभी जीव, धरती पर सभी जीव और भौतिक पर्यावरण। और कौन बच्चों? भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण, पृथ्वी पर सभी जीव, जितने भी जीव हैं, चाहे छोटे जीव हैं चाहे बड़े जीव हों, और भौतिक पर्यावरण जितने भी पृथ्वी पर जितने भी भौतिक फिजिकल इन्वायरमेंट है, जो भौतिक पर्यावरण है, अर्थात अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि भौतिक पारिस्थितिकी है क्या, तो हम सीधा कहेंगे कि इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर सभी जीव और भौतिक पर्यावरण के बीच, इन दोनों के मध्य सभी जीव, पृथ्वी पर स्थित सभी जीव और भौतिक पर्यावरण के बीच आंतरिक संबंध को ही, इन दोनों के बीच क्या बच्चों? आंतरिक संबंध को ही, आंतरिक संबंध को ही, आंतरिक संबंध को ही हम क्या बोलेंगे? पारिस्थितिकी। पृथ्वी पर या धरती पर जितने भी भौतिक पर्यावरण हैं और जितने भी जीव हैं, सभी जीव और भौतिक पर्यावरण के बीच आंतरिक संबंध को ही हम पारिस्थितिकी कहते हैं। प्रश्न यहां से आएगा बच्चों कि भौतिक पर्यावरण है क्या? भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत सभी निर्जीव चीज को रखा जाता है। सभी निर्जीव को ही भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत रखते हैं, जैसे जल, जैसे प्रकाश, जैसे वायु, जैसे मृदा, etc। जल क्या है बच्चों? भौतिक पर्यावरण है। प्रकाश क्या है बच्चों? भौतिक पर्यावरण है। वायु क्या है बच्चों? भौतिक पर्यावरण है। मृदा क्या है? भौतिक पर्यावरण है। अर्थात सभी नॉन लिविंग्स, धरती पर सभी नॉन लिविंग्स क्या कहलाएंगी? भौतिक पर्यावरण कहलाती हैं। इसे हम अजैविक बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं? अजैविक। इसे अजैविक घटक कहा जाता है। इसे हम क्या कहा था बच्चों? अजैविक घटक। भौतिक पर्यावरण को अजैविक घटक के नाम से भी पुकारा जाता है। इसे हम नॉन लिविंग्स भी कहते हैं। और ये हमेशा सदैव क्या होते हैं बच्चों? निर्जीव होते हैं, जैसे जल, जैसे प्रकाश, जैसे वायु, जैसे मृदा। और सभी जीव की बात किया जाए तो पेड़ पौधे, क्या बच्चों? पेड़ पौधे और जीव जंतु, और जीव जंतु, और जीव जंतु को रखा गया सभी जीव, सभी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा सभी भौतिक पर्यावरण अर्थात निर्जीव, जल, प्रकाश, वायु और मृदा, इस भौतिक पर्यावरण और सभी जीवों के बीच जो आंतरिक संबंध है, जो आंतरिक संबंध है, वही क्या कहलाया? पारिस्थितिकी। कैसे आंतरिक संबंध है? बिना जल के ये पेड़ पौधे नहीं हो सकते, बिना प्रकाश के पेड़ पौधे नहीं हो सकते, बिना वायु के पेड़ पौधे नहीं हो सकते, बिना मृदा के पेड़ पौधे नहीं हो सकते। अर्थात सभी जीव इस निर्जीव भौतिक पर्यावरण पर डिपेंडेंट है। बिना भौतिक पर्यावरण के, बिना अजैविक घटक के, इस जैविक घटक, सभी जीवों को क्या बोलेंगे बच्चों? जैविक घटक। इसे हम बोलेंगे जैविक घटक। अर्थात सभी जैविक घटक का महत्व तभी है जब धरती पर अजैविक घटक होंगे, और इन दोनों के मध्य अर्थात सभी जैविक घटक सुचारू रूप से डेवलप करेंगे, विकास करेंगे, प्रजनन करेंगे,
सतत इनका विकास होता रहेगा। कब? जब अजैविक घटक सुचारू रूप से धरती पर बने रहेंगे। अगर अजैविक घटक प्रदूषित हुआ, अजैविक घटक की हानि हुई, तो उसका प्रभाव हमारे जैविक घटकों पर दिखाई देता है बच्चों। जैसे कि हम चर्चा करें पेड़ पौधे, जीव जंतु, और हम ये सब क्या कहलाएंगे? जैविक घटक। और ये भौतिक प्रौढ़ क्या कहलाएगा? अजैविक घटक। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अर्थात अगर आपसे कोई प्रश्न फिर बच्चों करे कि पारिस्थितिकी है क्या, तो सीधा कहेंगे हम जैविक घटक और अजैविक घटक के आंतरिक संबंध को पारिस्थितिकी कहते हैं। फिर बच्चों अगर आपको दूसरा परिभाषा देना हो, धरती पर सभी जीव और भौतिक पर्यावरण के आंतरिक संबंध को बच्चों क्या बोलेंगे? हम पारिस्थितिकी बोलेंगे। फिर कहा जाए धरती पर स्थित सभी जीव अर्थात सभी सजीव, सभी क्या बच्चों? सजीव, और धरती पर स्थित सभी निर्जीव के बीच आंतरिक संबंध को हम पारिस्थितिकी कहेंगे। किंतु वो निर्जीव जो प्रकृति ने बनाया है, वह अजैविक घटक जो नेचर ने बनाया है, ना कि मानव के निमित्त। आगे बढ़ेंगे बच्चों, चर्चा करेंगे। इस प्रकार हम पारिस्थितिकी की दूसरी परिभाषा दे सकते हैं कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है, पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत, पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत सभी जीव और भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत सभी जीव और भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पारिस्थितिकी। क्या कहलाएगा बच्चों? पारिस्थितिकी। तो हम अपने अनुसार इस प्रकृति में चलने वाली सभी एक दूसरे से संचालित होने वाले सजीव निर्जीव के क्रियाकलापों को परिभाषित कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कई परिभाषा बताया। अब प्रश्न आता है कि पारिस्थितिकी, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग कौन किया? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम इकोलॉजी से नहीं कहा गया बच्चों, इसे हम आर्कियोलॉजी शब्द से पुकारा गया। इकोलॉजी को आर्कियोलॉजी शब्द से सर्वप्रथम प्रयोग, अर्थात आर्कियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। किसने किया बच्चों? अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने 1866 ईस्वी में, अर्नेस्ट हैकल ने वर्ष 1866 ईस्वी में सर्वप्रथम आर्कियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, और जो बाद में धीरे धीरे इकोलॉजी के नाम से पुकारा जाने लगा। किसके नाम से बच्चों? इकोलॉजी के नाम से पुकारा जाने लगा। अर्थात इकोलॉजी ही क्या कहलाया? पारिस्थितिकी। तो सर्वप्रथम इकोलॉजी को आर्कियोलॉजी के नाम से जाना गया, जिसे पुकारने वाले या कहने वाले कौन थे? अर्नेस्ट हैकल। तो इकोलॉजी शब्द के जन्मदाता कौन होंगे बच्चों? अर्नेस्ट हैकल। कब? 1866 में। तो इकोलॉजी हम लोग सीख चुके। इकोलॉजी का मतलब पारिस्थितिकी, और पारिस्थितिकी हम फिर ध्यान देंगे बच्चों, रिवाइज करेंगे कि धरती पर सभी जीव और निर्जीवों के बीच आंतरिक संबंध को पारिस्थितिकी कहेंगे। सभी जैविक घटक और अजैविक घटक के मध्य संबंध को, आंतरिक संबंध को हम पारिस्थितिकी कहेंगे। सभी भौतिक पर्यावरण और सभी जीवों के मध्य आंतरिक संबंध को हम पारिस्थितिकी कहेंगे। हम अपने सुविधा अनुसार आसान शब्दों में इसको समझ सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने सीखा। आगे बढ़ेंगे। एक शब्द बच्चों आएगा इकोसिस्टम। क्या आएगा बच्चों? इकोसिस्टम। तो पहला प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा चुका है, टेट, सुपर टेट, सी टेट में, कि इकोलॉजी शब्द के जन्मदाता कौन है, पारिस्थितिकी शब्द के जन्मदाता कौन है? तो आंसर क्या रहेगा बच्चों? अर्नेस्ट हैकल। किस वर्ष में? 1866 में। किंतु इकोलॉजी सर्वप्रथम प्रयोग नहीं किया गया, इसे आर्कियोलॉजी के नाम से जाना गया, और धीरे धीरे प्रचलन में इकोलॉजी के नाम से आया। आगे बढ़ेंगे। हम बात करें बच्चों इकोसिस्टम के विषय में। किसके विषय में बच्चों? इकोसिस्टम के विषय में। इकोसिस्टम की चर्चा किया जाए, और इकोसिस्टम को हम बोलेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोलेंगे बच्चों? पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाएगा। जैसे पहला प्रश्न, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग इसका किसने किया? इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने किया। किसने किया बच्चों? एजी टॉन्सले ने। एजी टॉन्सले ने
सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किए। कब? 1935 में। वर्ष 1935 में एजी टॉन्सले ने इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किए, किंतु अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में इकोलॉजी अर्थात ओकियोलॉजी शब्द का प्रयोग किए। पारिस्थितिकी तंत्र को पारितंत्र के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। अगर पारिस्थितिकी तंत्र को कहा जाए तो इसे पारितंत्र के नाम से भी, इसे पारितंत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं कहीं बच्चों पारितंत्र लिखा रहे पेपर में या बुक्स में, किताबों में, तो हम उसे क्या जानेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र को पारितंत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। पारितंत्र प्रकृति की संरचनात्मक अर्थात बनाने वाली और क्रियात्मक अर्थात जो करने वाली, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो प्रश्न पूछेगा कि पारितंत्र की कौन कौन सी इकाइयां हैं, कौन कौन से इसके कंपोनेंट हैं? तो हम कहेंगे इसके दो हैं। पहला भाग बच्चों क्रियात्मक इकाई। कैसी इकाई? क्रियात्मक इकाई। और क्रियात्मक के साथ साथ दूसरा संरचनात्मक इकाई। इसकी दो इकाइयां हैं, दो कंपोनेंट होंगे। पहला क्रियात्मक इकाई, दूसरा संरचनात्मक इकाई। अर्थात जीवमंडल समान रूप से जीवमंडल के सभी संगठनों का समूह है। अगर कहा जाए तो समान रूप से जीवमंडल के सभी संगठनों का समूह है जो एक दूसरे से अंतरक्रिया द्वारा जुड़े हुए हैं। हम आगे बच्चों समझेंगे कैसे। आगे पारितंत्र के दो इकाइयां कैसे मिलकर इकोसिस्टम तंत्र का या इकोसिस्टम या पारितंत्र का निर्माण कैसे करती हैं। आगे ध्यान दिया जाए बच्चों। हम बात करेंगे बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक या संगठक है। और कंपोनेंट्स को कितने भागों में बच्चों बांटा गया है? दो भागों में। कितने भागों में बच्चों? दो भागों में। इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला कंपोनेंट को संरचनात्मक। पहला कंपोनेंट क्या होगा इकोसिस्टम का? संरचनात्मक। और दूसरा क्या होगा? क्रियात्मक। दूसरा होगा क्रियात्मक। जैसे कभी हम लोगों ने सीखा कि पारितंत्र की दो इकाइयां हैं। पारितंत्र दो चीजों से मिलकर बना है। पहला पारितंत्र किससे मिलकर बना है? संरचनात्मक इकाई। और दूसरा बच्चों क्या बना है? क्रियात्मक इकाई। फिर मन में प्रश्न आता कि संरचनात्मक इकाई है क्या? क्या ये सजीव है? क्या यह निर्जीव है? बहुत से ऐसे मन में प्रश्न होंगे। तो संरचनात्मक मतलब उससे बनने वाला, अर्थात कोई भी चीज धरती पर जितनी भी सजीव चीज हैं वो निर्जीव से ही बनी हुई है। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। हम लोगों शरीर कितने तत्वों से? 5। और सभी वो तत्व कैसे बच्चों? सजीव के निर्जीव? वो सभी 5 तत्व कैसे बच्चों? निर्जीव हैं। अर्थात मिलकर बना है। बनाने वाला हमेशा क्या है बच्चों? संरचनात्मक इकाई है। और हम निर्जीव चीजों से मिलकर हम लोग बने हुए हैं 5 तत्वों से। और हम क्या कर रहे हैं? क्रियात्मक, अर्थात हम कार्य कर रहे हैं। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई दो मिलकर ही इकोसिस्टम का या पारिस्थितिकी तंत्र का बच्चों निर्माण करती है। संरचनात्मक को हम बच्चों एक शब्द में एबायोटिक कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? एबायोटिक। और क्रियात्मक को बच्चों क्या बोलेंगे? बायोटिक। इसको बायोटिक कहा जाएगा। संरचनात्मक इकाई को एबायोटिक और क्रियात्मक को क्या कहा जाएगा बच्चों? बायोटिक। बायोटिक का मतलब जिसमें जीव हो और एबायोटिक में जिसमें जीव ना हो। अर्थात हम इस क्रियात्मक इकाई को जैविक बोलेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? जैविक घटक। इसको हम क्रियात्मक को जैविक घटक अर्थात बायोटिक बोलेंगे।
और संरचनात्मक को एबायोटिक कहेंगे, अर्थात ये कहलाएगा अजैविक। क्या कहलाएगा बच्चों? अजैविक घटक, अजैविक घटक। तो कंपोनेंट के कितने भाग हैं? 2, अर्थात कंपोनेंट अर्थात इकोसिस्टम, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के 2 भाग हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र की 2 इकाइयां हैं, 2 इकाइयां ही मिलकर इकोसिस्टम का निर्माण करेंगी, जैसा संरचनात्मक और दूसरा क्या? क्रियात्मक। संरचनात्मक को हम अजैविक घटक कहेंगे और क्रियात्मक को हम जैविक घटक बोलेंगे बच्चों। इस अजैविक को हम क्या कहेंगे बच्चों? एबायोटिक, और जैविक को क्या कहेंगे बच्चों? बायोटिक। अब हम बात करेंगे, आप हम लोगों के मस्तिष्क में छात्रों ये चल रहा होगा कि एबायोटिक में है क्या क्या। एबायोटिक के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? सभी निर्जीवों को। एबायोटिक के अंतर्गत हम सभी निर्जीवों को, पर वो निर्जीव बच्चों जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है, जिसका निर्माण नेचर ने ही किया है, वो एबायोटिक जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है। प्रकृति ने क्या किया है? पहाड़ किसने बनाया? मानव ने बच्चों की। प्रकृति ने बनाया है पहाड़ को। नदियां किसने बनाया बच्चों? प्रकृति ने। तो इसे हम किस में रख देंगे? संरचनात्मक इकाई में। इसको हम रख देंगे आपके अजैविक घटक में। अब हम अजैविक को अर्थात एबायोटिक को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों बच्चों? 3 भागों में। पहला भाग क्या है बच्चों? भौतिक कारक। पहला भाग बच्चों क्या है? भौतिक कारक। भौतिक कारक। दूसरा क्या है बच्चों? अजैविक कारक, अकार्बनिक कारक। अकार्बनिक कारक। दूसरा बच्चों क्या है? अकार्बनिक कारक। पहला क्या है? भौतिक कारक। दूसरा क्या है? अकार्बनिक कारक। और तीसरा बच्चों कार्बनिक कारक। कौन सा कारक? कार्बनिक कारक। अर्थात संरचनात्मक इकाई अजैविक घटक है और इस अजैविक और संरचनात्मक को 3 भागों में हम बांट देते हैं। पहला कौन सा कारक? भौतिक कारक। दूसरा कौन सा कारक? अकार्बनिक कारक। तीसरा कौन सा कारक? कार्बनिक कारक। फिर भौतिक कारक में क्या हम पढ़ते हैं? अगर हम बच्चों तापमान का अध्ययन करें, अगर हम तापमान की चर्चा करें, टेम्परेचर की गणना करें, तापमान को हम अगर पढ़ें तो हम किसमें पढ़ेंगे तापमान को? फिजिक्स में। भौतिक कारक है, फिजिकल है। हम बात करेंगे बच्चों आर्द्रता की। किसकी बात करेंगे बच्चों? आर्द्रता की। तो आर्द्रता भी बच्चों किस में रखा जाएगा? भौतिक कारक में। अगर हम बच्चों प्रकाश की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? प्रकाश की। तो प्रकाश को भी किस में रखा जाएगा? भौतिक कारक में रखा जाएगा। अगर हम बच्चों वायुमंडलीय दाब की बात करें, वायुमंडलीय दाब की, वायुमंडलीय अगर हम दाब की बच्चों बात करें तो हम किस में रखें इसको? भौतिक कारक में। तो वायुमंडलीय दाब भी बच्चों भौतिक कारक है, प्रकाश भी बच्चों भौतिक कारक है, आर्द्रता भी बच्चों भौतिक कारक है, तापमान भी बच्चों भौतिक कारक है। और ये भौतिक कारक है क्या? संरचनात्मक बनाने में सहायता करती है। किसको? जैविक को। ये जैविक को बनाने में सहायता करती है। कैसे करेगी? अभी हम कुछ क्षणों के बाद इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे ये संरचनात्मक क्रियात्मक को बनाती है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, हम बात करेंगे अकार्बनिक कारक अर्थात इनऑर्गेनिक फंक्शन के विषय में। जैसे जल। जल क्या है बच्चों? कार्बनिक या कार्बनिक? अकार्बनिक। जल क्या है? कार्बनिक। फिर मन मस्तिष्क में आएगा कि कितना जल प्रदूषित है, कितना कार्बन है, नदियां कितना कार्बनिक चीजें डालती हैं नदियों में, तो नदियां कार्बनिक होनी चाहिए? नहीं, वो मानव के द्वारा हो रही हैं। प्रकृति ने उसे तो अकार्बनिक बनाया है, किंतु ये हठी मानव, ये निर्बुद्धि मानव उसे क्या बना रहा है? उसे बना रहा है कार्बनिक। किंतु वो कार्बनिक बनती जाएंगी और इस बुद्धिजीवी मानव का अस्तित्व धीरे धीरे स्वतः ही खत्म होता जाएगा और ये धरती से ये सभ्यताएं नष्ट होती जाएंगी और प्रकृति फिर बैलेंस करेगी और अपने आप वो इनऑर्गेनिक हो जाएगी। वापस आएंगे बच्चों, पहला जल और फिर इनऑर्गेनिक क्या है बच्चों? अकार्बनिक क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल क्या है बच्चों? अकार्बनिक कारक है। वायुमंडल अकार्बनिक कारक है। तीसरा बच्चों क्या है? मिट्टी। मिट्टी क्या कहलाएगा? अकार्बनिक कारक। तो अकार्बनिक कारक मिट्टी है, वायुमंडल भी अकार्बनिक कारक बच्चों, जल भी क्या है बच्चों? अकार्बनिक कारक है। और खनिज क्या बच्चों? खनिज।
खनिज क्या है? अकार्बनिक कारक। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे बच्चों कार्बनिक कारक क्या है। अगर हम कार्बनिक की बात करें तो कार्बनिक कारक के अंतर्गत हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोलॉजी में पढ़ते हैं क्या कि हम अगर किसी भी विटामिन को नहीं खाए तो हो जाता रोग, उसकी कमी से क्या हो जाएगा? रोग। पर विटामिन है क्या? और हम बायो में अध्ययन करते हैं, नहीं भी किए होंगे तो कुछ दिन बाद आपको द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के अध्यापकगण आपको शिक्षित करेंगे कि ये रोग इस विटामिन की कमी से, इस प्रोटीन की कमी से, और आपको वहाँ बताया जाएगा कि ये कार्बनिक है कि अकार्बनिक है। लेकिन गौर करिएगा, अगर हम बात करें बच्चों विटामिन की, तो विटामिन क्या है बच्चों? कार्बनिक कारक है, ये कार्बन में गणना की जाती है। प्रोटीन बच्चों कार्बनिक है। प्रोटीन कैसा कारक है? कार्बनिक। विटामिन कैसा कारक है? कार्बनिक। वसा क्या है बच्चों? कार्बनिक। वसा भी क्या है? कार्बनिक। चौथा कार्बोहाइड्रेट बच्चों क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बनिक कारक। तो ये संरचनात्मक है। बिना प्रोटीन का मानव का विकास नहीं हो सकता, संरचना में सहायता देता है। बिना विटामिन के मनुष्य का विकास नहीं हो सकता, रोग होने लगेंगे, उसके शरीर की क्षति होने लगेगी तो संरचना रुक जाएगी। वसा नहीं होगा तो उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे तो उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी। जब ऊर्जा नहीं मिली, उस व्यक्ति को, उस शरीर को ताकत ही नहीं मिली तो क्या संरचनात्मक क्रिया होगी? नहीं। अर्थात इसलिए विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट क्या कहलेंगे बच्चों? संरचनात्मक इकाई। किंतु ये है क्या? अजैविक। इनमें जीव नहीं है, ये निर्जीव हैं, नॉन लिविंग्स हैं। विटामिन नॉन लिविंग्स होंगी, प्रोटीन नॉन लिविंग्स है, वसा नॉन लिविंग्स है, कार्बोहाइड्रेट नॉन लिविंग्स है, जल नॉन लिविंग्स है। पर ये क्या है? अकार्बनिक। वायुमंडल नॉन लिविंग्स है, इसमें जीव नहीं है, किंतु क्या है बच्चों? ये अकार्बनिक कारक है। मिट्टी बच्चों क्या है? नॉन लिविंग्स है, किंतु ये क्या है बच्चों? अकार्बनिक कारक है। खनिज, मिनरल्स, ये क्या है? ये भी क्या है आपके? अकार्बनिक कारक है। हम बात करेंगे भौतिक कारक की। तापमान बच्चों, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडल कैसे कारक है बच्चों? भौतिक कारक है। अब हम बात करेंगे बच्चों क्रियात्मक कारक के विषय में। कैसे बच्चों? क्रियात्मक। और क्रियात्मक को बच्चों क्या कहा जाएगा? जैविक घटक। और जैविक घटक को हम क्या बोलेंगे बच्चों? बायोटिक। अर्थात ये लिविंग है, ये सजीव है, पर ये तभी है जब ये संरचनात्मक है। अर्थात जितने भी पार्ट इसमें बनेंगे वो हमेशा किससे बनेंगे? इसी बायोटिक के कारण ही बायोटिक का निर्माण होगा। जैसे पहला इसका भाग, अगर हम जैविक कारक की बात करें तो सबसे पहला बच्चों क्या होगा? उत्पादक। क्या होगा बच्चों? उत्पादक। और इसको कहते हैं हम प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? उत्पादक को प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या है? उत्पादक कहलाएगा। पर ये होगा क्या? बायोटिक। मस्तिष्क में चल रहा होगा उत्पादक है क्या? तो कुछ क्षणों के बाद हम बात करेंगे उत्पादक होता क्या है। दूसरी विषय, जैसे एग्जाम्पल दे दिया जाए, जैसे पेड़ पौधे, जैसे बच्चों क्या? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे हमेशा क्या है? उत्पादक है, उत्पाद देते हैं। आम, नींबू, संतरा, पपीता, या हम कह दें कि कोई भी जीव हो, कोई भी जीव हो, वो हमेशा सबसे प्रथम किसी चीज को खाएगा। जैसे क्या? उत्पादक को ही खाएगा। मनुष्य को ही ले लीजिए, मनुष्य को ले लिया जाए, अगर उसको शाकाहारी कुछ क्षणों के लिए मान लिया जाए तो क्या खाएगा? गेहूं। गेहूं क्या है भाई बच्चों? वो पेड़ पौधों का उत्पाद है। क्या है? उत्पाद। कह दीजिए वो साग सब्जी खाएगा, बैगन खाएगा, उत्पाद है। पालक खाएगा, पूरा पूरा पेड़ ही खा रहा है। तो पेड़ पौधे या उसके उत्पाद को खाए तो वो कहलाएगा, वो क्या है? उत्पादक। अर्थात जिस चीज को खाए वो क्या है? उत्पादक। तो जैविक घटक का सबसे प्राथमिक भाग क्या है? उत्पादक। उत्पादक के बाद बच्चों क्या होगा? दूसरा उपभोक्ता। क्या होगा बच्चों? उपभोक्ता। दूसरा जैविक घटक का, बायोटिक का दूसरा पॉइंट क्या होगा? उपभोक्ता होगा बच्चों। इसे कहा जाएगा कंज्यूमर। इसे क्या कहा जाएगा बच्चों? कंज्यूमर। इसे कंज्यूमर कहा जाएगा। उपभोक्ता, उपभोक्ता माने जो उत्पादक को उपभोग करे, अर्थात वह भाग, वह कंपोनेंट जो उत्पादक को खाए वो क्या कहा जाएगा बच्चों? उपभोक्ता। जैसे मानव, जैसे बकरी,
मानव, बकरी, ईटीसी आदि। हम बात करेंगे जैविक घटक के तीसरे कंपोनेंट की। जैविक घटक के कैसे कंपोनेंट के बच्चों? तीसरे के। और तीसरा क्या कहलाएगा बच्चों? अपघटक। क्या कहलाएगा बच्चों? अपघटक। अपघटक इसको बोलेंगे डीकंपोज। डीकंपोज इसको क्या बोला जाएगा बच्चों? डीकंपोज। डीकंपोजर है, अर्थात उत्पादक और उपभोक्ता अगर ये दोनों बचे तो इन दोनों के अगर बचते गए इनकी संख्या बढ़ती गई तो धरती पर प्रलय हो जाएगी। इनको भी बैलेंस करना है, इसलिए प्रकृति ने गजब जुगाड़ बनाया है। क्या कि अगर उपभोक्ता मर जाए, क्योंकि धरती पर कोई आजीवन तो अमर रहेगा नहीं बच्चों, सबका मृत्यु है, चाहे पेड़ पौधे हो और चाहे क्यों ना वो पहाड़ हो, चाहे वो अजैविक हो, सबका मृत्यु होना है, धीरे धीरे सबका क्षरण होना है। लेकिन अगर वो लंबे समय तक संख्या बनी रह जाएगी तो इसको खत्म कौन करेगा? पेड़ अगर गिर गया उसका जीव खत्म हो गया, गाय मर गई, बैल मर गया, मानव का मृत्यु हुआ, अगर उसे ना खत्म किया गया अर्थात उसको फिर अपघटन के रूप में नहीं बदला गया, अगर वो पड़ा रह गया, पेड़ पौधे के उत्पाद और पत्तियां बागों में पड़ी रहेगी तो एक दिन बहुत बड़ा ढेर लग जाएगा, चलना मुश्किल हो जाएगा, पेड़ पौधों के पहाड़ लग जाएंगे, खत्म होने के बाद, सूखने के बाद नहीं खत्म होंगे। इसलिए प्रकृति ने बैलेंस करने के लिए क्या बनाया बच्चों? अपघटक, उनको खत्म करने के लिए। लेकिन मस्तिष्क प्रश्न आएगा, अगर अपघटक है तो इन सब सजीवों के जैविक घटक के खत्म होने पर कहां ले जाएगा? वो करेगा क्या? वो फिर पुनः क्या बनाएगा? संरचनात्मक क्रिया, वो फिर अजैविक में बदल देगा। अर्थात एक ऐसे जीव को प्रकृति ने बनाया है, अपघटक को, जो धीरे धीरे वो जितनी चीजें मरेंगी, खत्म होंगी, उनको पुनः ले जाएगा कहां? इन 5 तत्वों में, इन संरचनात्मक में, इस अजैविक घटक में पुनः मिला देता है। इस प्रकार से संबंध ऐसा चलता रहता है। और यही बच्चों संबंध क्या कहलाया? पारिस्थितिकी तंत्र। क्या कहलाया बच्चों? पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे 2 मिनट, अगर पेड़ पौधों का अस्तित्व बच्चों कब तक है? इस पेड़ पौधे का अस्तित्व तब तक है जब तक जल है धरती पर, जब तक वायुमंडल है, CO2 है, जब तक मिट्टी है। अब आप ही बता दीजिए छात्रों, क्या जल के बिना, क्या वायुमंडल के बिना, क्या मिट्टी के बिना, क्या तापमान के बिना, क्या प्रकाश के बिना, क्या इन सब के बिना ये पेड़ पौधे जीवित रहेंगे? कभी नहीं रहेंगे। यही तो संबंध है दोनों बीच, बिना इसके जीवित नहीं रह सकते, है ना आंतरिक संबंध, यही इसको जीवन दे सकता है। यही आंतरिक संबंधी बच्चों क्या कहलाया? पारिस्थितिकी। क्या कहलाया बच्चों? पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब अगर ये बने, पेड़ पौधे बने, तो उनको खाने वाला अगला जीव होगा, उसको भोक्ता बोलेंगे, और इन सबको खत्म करने वाला अपघटक होगा। शेष आगे अगर हम बात करें बच्चों इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम के बच्चों कितनी इकाइयां हैं? 2 इकाइयां। पहली इकाइयां बच्चों क्या है? संरचनात्मक। दूसरी इकाइयां बच्चों क्या है? क्रियात्मक। लेकिन क्रियात्मक इकाई का तभी महत्व है जब संरचनात्मक रहेगा। जब तक संरचनात्मक इस पृथ्वी पर बना है, सुरक्षित है, अच्छा है, प्रदूषित नहीं है, तब तक क्रियात्मक इकाई चलती रहेगी। और तभी क्रियात्मक इकाई डैमेज होगी जब संरचनात्मक इकाई खराब होने लगेगी, प्रदूषित होने लगेगी। और इसी के ही प्रदूषित को हम आगे चलकर कहेंगे, इन दोनों के संबंध से इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। और इकोसिस्टम अगर डैमेज हुआ तो ये धरती के विनाश के लिए उत्तरदायी होगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब हम बात करेंगे, हमें आशा होगी कि आपको ये समझ में आया होगा, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट पर हम पहले बात करेंगे बच्चों, अब इसका हम विवरण अध्ययन करेंगे। कैसे? क्रियात्मक इकाई की। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे बच्चों? क्रियात्मक इकाई। इसके अध्ययन के बाद हम पुनः किसका अध्ययन करेंगे बच्चों? संरचनात्मक की। और तब आंतरिक संबंध को देखेंगे, कैसे इकोसिस्टम है, कैसे इकोसिस्टम पूरे पृथ्वी को चला के रखिए। अगर इकोसिस्टम का कोई भी पार्ट बच्चों हटा दिया जाए, अगर कोई भी कंपोनेंट हटा दिया जाए तो इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा। जैसे कि क्या बिना मिट्टी का कोई भी जीव रह सकता है धरती पर? अगर धरती से मिट्टी हटा दी जाए, कल्पना करिए मिट्टी हो ही ना, तो क्या कोई भी सजीव जीवित रहेगा? नहीं रह सकता, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं रह पाएंगे। और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मानव और जीव जंतु कैसे रहेंगे? जीव जंतु का जीवन अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर प्रकाश नहीं होगा, तो अगर प्रकाश बच्चों हटा दिया जाए कंपोनेंट,
अजैविक। तो क्या कोई पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा? क्या भोजन बना पाएगा? क्या कोई बड़ा जीव जी पाएगा? नहीं जी पाएंगे, बिना प्रकाश का संभव नहीं है। अगर कहा जाए बच्चों जल को खत्म कर दिया जाए तो क्या ऐसा संभव है बच्चों? नहीं। अर्थात सभी कंपोनेंट का इकोसिस्टम में अपना अपना महत्व है, बिना इकोसिस्टम कंपोनेंट का नहीं सुचारू रूप से चल सकता। हम बात करेंगे बच्चों जैविक घटक का। किसका बच्चों? जैविक घटक का, क्रियात्मक इकाई की। जैविक घटकों को 3 भागों में बांटा गया बच्चों। कितने भागों में बच्चों बांटा गया है? 3, जैसा कि अभी हम अध्ययन करते हैं। जैविक घटकों को 3 भागों में बांटा गया है। जैविक घटक को 3 भागों में बच्चों बांटा गया है। जैविक घटक के कितने भाग? 3। जैविक घटक के 3 भाग। जैविक घटक के बच्चों कितने भाग? 3 भाग। पहला भाग बच्चों क्या है? उत्पादक। उत्पादक है। दूसरा क्या है बच्चों? उपभोक्ता। तीसरा क्या है बच्चों? अपघटक। अपघटक है। क्या है बच्चों? अपघटक। उत्पादक को हम बच्चों क्या कहेंगे? स्वापोषी। इसे क्या बोला जाएगा बच्चों? स्वापोषी संगठक कहा जाता है। उत्पादक को हम स्वापोषी संगठक कह सकते हैं। हम बात करें बच्चों जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है? 3। पहला उत्पादक। हम बात करेंगे उत्पादक की। वह हरे पौधे जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा, वह हरे पौधे जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों से, हमें आशा होगी कि बच्चों आप लोगों को अकार्बनिक की लिस्ट पता होगी। कहा जा रहा है उत्पादक की अगर आपसे कहा जाए परिभाषा, उत्पादक है क्या? वह हरे पौधे जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों के माध्यम से या उसका उपयोग करके भोजन तैयार कर सकते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। क्या कहलाएंगे बच्चों? उत्पादक। वह हरे पौधे जो सूर्य के प्रकाश ऊर्जा प्राप्त करके अकार्बनिक पदार्थों को उपयोग करके भोजन बना रहे हो, वो क्या कहलाएंगे? उत्पादक। उत्पाद बना रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, इसलिए क्या कहा गया? स्वापोषी। क्या कहा गया? स्वापोषी। जैसे शैवाल। जैसे बच्चों क्या? शैवाल। शैवाल बच्चों क्या है? उत्पादक। क्या है बच्चों? उत्पादक है। शैवाल उत्पादक है। शाकीय पौधे। शाकीय पौधे। शाकीय पौधे बच्चे क्या है बच्चों? उत्पादक है। वृक्ष। वृक्ष क्या बच्चों? उत्पादक। अर्थात ये उत्पादक है। शैवाल, शाकीय पौधे, वृक्ष ईटीसी ये सब क्या कहलाएंगे? उत्पादक। क्यों? क्योंकि ये हरे पेड़ पौधे हैं जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा तथा अकार्बनिक पदार्थों को उपयोग करके ही ये क्या बना रहे हैं? स्वयं भोजन का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए क्या कहलाए? उत्पादक। जैसे शैवाल, जैसे शाकीय पौधे, जैसे वृक्ष। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगर बात किया जाए उपभोक्ता की, दूसरा हेडिंग हम लोगों को क्या होगा बच्चों? जैविक घटक का उपभोक्ता। क्या होगा बच्चों? उपभोक्ता। जो स्वयं अपने लिए भोजन ना तैयार कर सके, जो स्वयं अपने लिए भोजन ना तैयार कर सके, ना पैदा कर सके और भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड हो, वो क्या कहलाएगा? उपभोक्ता। क्या कहलाएगा बच्चों? उपभोक्ता। भोजन के आधार पर उपभोक्ता को निम्न भागों में बांटा गया है। भोजन के आधार पर उपभोक्ता को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक उपभोक्ता। पहला बच्चों क्या? प्राथमिक उपभोक्ता। प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता। और ये सदा बच्चों क्या होंगे? शाकाहारी होंगे। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होंगे बच्चों? शाकाहारी होंगे। क्यों? क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता पूर्णतः किस पर डिपेंड होंगे? उत्पादक पर। किस पर डिपेंड होंगे? उत्पादक। और उत्पादक शैवाल, शाकीय पौधे, वृक्ष ईटीसी यही है। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत वह जीव आते हैं जो अपना भोजन पौधों, फिर गौर करेंगे बच्चों, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत वह जीव आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत वह जीव आते हैं
जो अपना भोजन पौधों या पौधों के उत्पादों को खाकर प्राप्त करते हैं। पौधे की अगर हम बात करें बच्चों, तो पौधा खाएगा या पौधे को उत्पाद खाएगा? पौधा खाएगा, क्या खाएगा बच्चों? पौधे का उत्पाद खाएगा, जैसे गाय, जैसे बकरी, जैसे हिरन, जैसे टिड्डा, अन्य छोटे कीड़े, ये सब क्या कहलाएंगे बच्चों? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? प्राथमिक उपभोक्ता। हम बात करेंगे बच्चों द्वितीय उपभोक्ता की। किसकी बच्चों? द्वितीय उपभोक्ता की। द्वितीय उपभोक्ता, हम बात करेंगे द्वितीय उपभोक्ता, वह जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर जीवित रहे। वो उपभोक्ता जो किसको खाकर जीवित रहे बच्चों? प्राथमिक उपभोक्ता को, वो क्या कहलाएंगे? द्वितीय उपभोक्ता। अगर वो प्राथमिक को खाकर जी रहे हैं, गाय को, बकरी को, हिरन को, तो इससे स्पष्ट हो रहा है क्या होंगे? मांसाहारी। क्या होंगे बच्चों दूसरे द्वितीय उपभोक्ता? मांसाहारी होंगे, जैसे मेढक, सांप, लोमड़ी, ETC, ये सब क्या कहलाएंगे बच्चों? द्वितीय उपभोक्ता। हम बात करेंगे बच्चों तृतीय उपभोक्ता के विषय में। कौन सा उपभोक्ता बच्चों? तीसरा, तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता वह जीव जंतु या वह उपभोक्ता जो प्राथमिक और द्वितीय दोनों को खाकर जिंदा रहे। वह उपभोक्ता जो प्राथमिक और द्वितीय दोनों को खाकर जिंदा रह सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे? तृतीय उपभोक्ता। अर्थात इन्हें उच्च मांसाहारी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों? उच्च मांसाहारी, जैसे बाज, जैसे बड़ी शार्क, जैसे बच्चों शेर, जैसे बाघ, मानव, ETC। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगला हमारा टॉपिक होगा अपघटक। कौन सा भाग बच्चों? अपघटक। जैविक घटक का तीसरा भाग अपघटक। वह अवयव या वह कंपोनेंट जो मृत अवयवों को खाकर, जो मृत अवयवों को खाकर पुनः अजैविक घटक में बदल दे। किसमें बदल दे? अजैविक घटक में। उसे हम क्या बोलेंगे? मृत जीवी या अपघटक। क्या बोलेंगे बच्चों? मृत जीवी या अपघटक, जैसे कवक, जैसे जीवाणु, ETC आदि। धन्यवाद बच्चों। हमें आशा है कि आप लोगों की वीडियोस पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।